Hello students, this is the second part of chapter electrochemistry. So without any further delay, let's start the video. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयंस इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, denoted by capital E. When the concentration of all the species involved in half cell is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential, denoted by E naught. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेटल और मेटल आयंस के बीच में, जो कि मेटल आयंस जो इलेक्ट्रोड जो उस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डिप्ड किया गया है, उस मेटल रॉड और उसके मेटल आयन के बीच का जो भी पोटेंशियल है उसका डिफरेंस आपका बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके अलावा अगर दोनों, क्योंकि हमारे पास में होता है वन हाफ सेल और अनदर हाफ सेल, अगर उन सभी का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन हाफ सेल इज यूनिटी, यानी कि सेम हो जाए, then electrode potential is known as standard electrode potential, which is denoted by E naught. क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड रॉड और इलेक्ट्रोड आयंस के बीच के जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर सभी कंसंट्रेशन दोनों तरफ के वन हाफ सेल के कंसंट्रेशन यूनिटी में हो जाए तो हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? उसके बाद नोट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आयंस के कंसंट्रेशन पर और जो उसमें हाफ सेल दे रखे वन हाफ सेल और सेकंड हाफ सेल, उनके जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा। सेम अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर जो है पोटेंशियल डिपेंड करता है। उसके अलावा द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल, एंड वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड या E नॉट सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। तो अगर हमें पोटेंशियल या ईएमएफ निकालना है किसी सेल का, तो आप उस सेल के E राइट माइनस E लेफ्ट, यानी कि राइट में जो भी सेल दे रखा है उसके पोटेंशियल को लें और माइनस कर दें उसमें से लेफ्ट वाले के पोटेंशियल को, तो आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ फोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना? नोट करें, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन तो ये है क्या? दिस इक्वेशन गिव्स the relation between electrode potential temperature and concentration between metal ions, concentration of metal ions, यानी कि ये इक्वेशन रिलेशन बनाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बीच। ठीक है ना? अगर हमारे पास में दे रखा है कोई मेटल इक्वेशन है, इसे हमने n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और ये मेटल में कन्वर्ट हो गए। ये मेटल एक्वस फॉर्म में है,
इसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये मेटल जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इक्वेशन, E cell equal to E naught cell minus K RT upon NF natural log M upon Mn positive ions. E cell equal to E naught cell minus K RT upon NF ln, ये नेचुरल लॉग होता है और नेचुरल लॉग को जब नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का इंटू कर देते हैं, तो ये आपका आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 2.303 RT अपॉन NF, ये आपका हो गया नॉर्मल लॉग M अपॉन Mn पॉजिटिव। इफ यहां पे R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल, T की वैल्यू 298 केल्विन, F की वैल्यू 96,500 कूलाम पर मोल। अगर ये तीनों वैल्यू ऊपर पुट कर दी जाए तो हमें मिलेगा ई सेल इक्वल टू, हाँ और एक और चीज रह गई एंड M इक्वल टू 1 यूनिट, तो आपको मिलेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के। अगर इस सभी को सॉल्व करते हैं तो ये होता है 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल हम भी कराएंगे, पहले आप इसे ढंग से नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट करें इसे। के बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके बीच में रिलेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के सी, ठीक है ना। यहां के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वेयर Kc is equilibrium constant. If all components are in equilibrium, if all components are in equilibrium, then E cell equal to 0. So यहाँ डालोगे 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के सी, ये इधर आया तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग के सी, ठीक है। अगर इसका इधर इंटू कर दें तो ये आएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059 इक्वल टू लॉग के सी, और
जब लॉग को उधर पहुंचाते तो एंटी लॉग में हो जाता था। Kc इक्वल टू एंटी लॉग n ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो ये Kc और स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसे यहां लिख दे रहा हूं ताकि साफ दिखाई दे। Kc इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ये आपका जो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? अ सीरीज which made on decreasing order, a series which made on decreasing order of losing capability of electrons of metals is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। तो वो सीरीज जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई जाए मेटल्स की, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है ना। तो सीरीज देखोगे, सीरीज है यहां से ली के बा का ना मग अल मन जन फे नी सन पब ह कु अग अग पीटी ए। तो ये आपकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, जो जैसे जैसे आप नीचे की ओर चलते जाते हो उसी हिसाब से जो है इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आप डाल सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डीई डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो ये आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिलेशन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, यानी कि किसी गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम वर्क प्राप्त करने के लिए गैल्वेनिक सेल चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबल। तो चार्ज को जो है उल्टा पास किया जाता है। The reversible work done by galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy। और जो ये वर्क डन जो चार्ज को रिवर्स करने में जो किया गया है वो उसके इक्वल होता है गिब्स एनर्जी की। Therefore डेल्टा जी नॉट जो कि गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट गिव्स द मैक्सिमम वर्क
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के NF ई नॉट सेल, या फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के 2.303 RT log Kc। ये गिब्स फ्री एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं। इसके अलावा इफ ई सेल नॉट इज नेगेटिव, यानी कि अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देन डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, सेल विल नॉट वर्क। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा और सेल काम नहीं कर रहा है इस समय। इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, देन डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव एंड सेल विल वर्क, और सेल जो है काम कर रहा है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, इसे पहले नोट करें, उसके बाद देखते हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम मैग्नीशियम, यानी कि आप मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो हमने बोला कि किसी भी डिवाइस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और हमें पता है कि लेफ्ट में आप मेटल रखोगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके राइट में रखोगे, और ये पूरा जो है इस तरह से लिखा जाएगा, द सेल इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज, तो सेल इक्वेशन में आप डालोगे मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना, मैग्नीशियम सॉलिड टू मैग्नीशियम टू पॉजिटिव एक्वस, और फिर सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो राइट साइड में लेंगे, तो हो जाएगा आपका प्लेटिनम सॉलिड और हाइड्रोजन आयन 1 मोलर टू हाइड्रोजन सॉलिड। इस तरह से आप रिएक्शन लिखोगे। अब हमें पता है कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है, हाइड्रोजन है, तो आप डालोगे ई नॉट सेल, ई नॉट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यहाँ पे आप हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन माइनस के मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन का तो खुद का ही 0 होता है, ई नॉट सेल आपका निकल के आएगा माइनस के ई नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव, और जो भी वैल्यू वहां पर कैलकुलेट हो वो आप निकाल सकते हो। तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, नोट करने से। उसके बाद में सेकंड दे रखा है, यहां मैं डाल दे रहा हूं इसे मैं। सेकंड है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में रख सकते हो? नहीं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्यूशन। 10th में पढ़ रखा है आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है ZnSO4 और कॉपर को अलग डिस्प्लेस कर देगा। सो वी कैन नॉट स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। लिख लेना अपना आराम से आंसर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड दे रखा है, consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable condition। यानी कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक में टेबल दे रखी है उससे आपको ये कंसल्ट करना है कि कौन कौन से जो है सब्सटेंसेस हैं जो फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये हमारे पास में होता है फेरस आयन और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका
फेरिक आयन में एक इलेक्ट्रॉन देके, और यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है -7.7 वोल्ट। तो कौन है जो इसे ऑक्सीडाइज कर दे? तो ओनली मेन चीज है जिसका ऑक्सीड और जो कि फेरस से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता हो वही फेरस को जो है फेरिक में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंसेस which have more oxidizing power as compared to ferrous can oxidize ferrous ion into ferric ion। अच्छा, कौन कौन से आप टेबल में देखोगे तो आपका मिलेगा Cl2 है, O2 है और F2 है। These are the more oxidizing capacity as compared to ferrous to ferric, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट है, वो तीन पूछ रहा है, और भी बहुत सारे हैं आप देख सकते हो टेबल में। तो ये इसका आंसर है, तीन एलिमेंट ये जो है मैंने आपको दे दिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। यानी कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है 10 की पावर माइनस के पीएच, छोटी एच की चीज रखी है प्लस, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर -10। अब पूछ क्या रहा है वो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फॉर्मूला क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन एन लॉग 1/h पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप डालोगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0, SHE या NHE 0 होता है। तो आप डालोगे ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 1/10 की पावर -10, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 10, तो आप लिखोगे ई सेल इक्वल टू माइनस के 0.059 हो जाएंगे लॉग 10 की पावर 10 आगे आएंगे, लॉग 10 होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 0.059 इंटू 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो वो हमने 1 कर दिया, ये आपका आएगा माइनस के 0.59 वोल्ट। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट है। हाँ, उसके अलावा लॉग की कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखें जरा, पहला फॉर्मूला, अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज का इनटू हो रहा है m इंटू n, तो आप उसे तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे रखा log 6 यानी कि 2 इंटू 3, तब हो जाएगा log 2 प्लस के log 3, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर log में पावर दे रखी है तो पावर आगे आ जाती है n log n। जैसे ये दिया जाए फॉर एग्जांपल log 10 की पावर जैसे अभी था 2 था, तो ये हो जाएगा 2 log 10, इस तरह से। और थर्ड, अगर हाँ ये हो जाए log m अपॉन n बटे में हो, तो ये हो जाते हैं log m माइनस के log n। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं log 5/4, तो आप लिखोगे log 5 माइनस के log 4, ठीक। अच्छा, कुछ log की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो जब क्वेश्चन आता है बोर्ड में न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो log की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, टेबल दे दी जाती है, लेकिन कुछ वैल्यू आपको खुद ब खुद याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूले नोट कर लें। जैसे वैल्यूज में आते हैं, तो जैसे log 2 की वैल्यू
log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 7 की वैल्यू 8450। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। log 0 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। इस तरह से जितने जीरो बढ़ते जाते हैं 1 हो तो वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है ना। वो फॉर्मूले और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो आपको मिलेगी लॉग टेबल या न्यूमेरिकल में लॉग की वैल्यू, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है।